स्टूडेंट, मैं आपको आज कक्षा 8 का पाठ 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक समझाने जा रहा हूँ। हमारा दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, जैसे कपड़े हैं, जुराब है, बिस्तर है, पर्दा है, बनियान, कंबल, चादरें इत्यादि कुछ भी। इन सभी का निर्माण किससे होता है? रेशों से होता है। और रेशों का निर्माण किससे होता है? तंतुओं से होता है। वो भी कौन सी विधि द्वारा? कताई नामक विधि द्वारा। कताई विधि में हस्त तकवा व तकली नामक दो उपकरण काम में लिए जाते हैं, जिनसे रेशे बनाए जाते हैं। अब बनता कैसे है रेशा? तंतुओं को एक सिरे में पकड़ लेना है और दूसरे सिरे से उसको ऐंठ ऐंठ कर खींचते जाना है, जिससे वह तागा बन जाएगा। फिर बहुत सारे तागों को मिला करके क्या रेशा बना लिया जाता है। रेशे के निर्माण में दो प्रकार की प्रक्रियाएं काम में आती है। एक होती है कतई, एक होती है बुनई। कतई किसे कहते हैं? तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कतई कहते हैं। बुनाई किसे कहते हैं? रेशों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। बुनाई दो प्रकार की होती है, निटिंग और विविंग। फिर आते हैं रेशे। स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे दो स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे एवं कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वह रेशे जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम रेशे वह रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक में जैसे कपास, जूट, सन, मूंज, रेशम, ऊन इत्यादि, और कृत्रिम में रेयोन है, नाइलॉन है, टेरिलीन है, डेक्रोन है इत्यादि। अब बात करेंगे हम पॉलीमर की, कि पॉलीमर यानी कि बहुलक क्या होते हैं। उसे समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे ट्रेन है, आपने देखी है, मोतियों की माला देखी है, चुंबक से चिपकी हुई आपने ऑलपिनें देखी हैं। यह सभी क्या एक श्रृंखला का निर्माण करती है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलकर श्रृंखला बनाती। इसी तरह बहुलक जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारी, मर का मतलब होता है छोटी छोटी इकाइयाँ। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब बहुत सारे एकलक आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। उदाहरण जैसे सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है, और यह ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कृत्रिम रेशों के प्रकारों की। सबसे पहले आता है रेशा रेयोन। रेयोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक रेशम के नाम से जाना जाता है। बनता कैसे है? सेलुलोज की क्रिया जब NaOH के साथ करवाते हैं तो सेलुलोज उसमें घुल जाता है। इस घुले हुए पदार्थ की जब कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करवाई जाती है तो वह गाढ़ा गाढ़ा एक द्रव बनता है, जिसे विस्कोस कहते हैं। फिर इस विस्कोस की क्रिया तनु H2SO4 के साथ करवाई जाती है, तब जाकर हमें चमकीले रेशे प्राप्त होते हैं। कई रंगों में रंगकर कपास रेशों के साथ मिला करके इससे कालीन व चादरें बनाई जाती है, और यह काफ़ी सस्ता होता है। फिर आती है बात नाइलॉन की। नाइलॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, यानी इसमें कोई भी प्राकृतिक पदार्थ मौजूद नहीं होता। सन 1931 में बनाया गया था, और यह दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक घटक का नाम है एडिपिक अम्ल, और दूसरे घटक का नाम है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। यह दोनों 6 कार्बन वाले अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं हम नाइलॉन के गुणधर्म की, कि नाइलॉन के रेशे में क्या क्या गुण होते हैं। यह बहुत ही प्रबल रेशा है, यह प्रत्यास्थ रेशा है, और वजन में हल्का रेशा है। चमकदार रेशा है, और धुलने में काफ़ी आसान है। नाइलॉन का उपयोग कहाँ होता है? चट्टान पर चढ़ने वाले रेशे बनाने में, दांत साफ करने वाला ब्रश बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में, पर्दे बनाने में, जुराब यानी कि मोजे बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में इत्यादि में। क्रियाकलाप 3.1, जिसका उद्देश्य है रेशों की प्रबलता का मापन करना। इसमें आपको क्या करना है? 4 या 5 अलग अलग प्रकार के धागे लेने हैं। जैसे एक कपास ले लिया, एक नाइलॉन लिया, एक रेयोन लिया, एक पटसन लिया, जूट, जो आपके आसपास अवेलेबल हो, उनको लेकर के उनके ऊपर समान भार बांधना है। जैसे 100 ग्राम भार सब पे बांध दिया। अब आप देखोगे कि जो रेशे टूट जाते हैं वजन को लटकाने से, वह तो दुर्बल रेशे होंगे, और जो रेशे नहीं टूटते हैं वह क्या होंगे? प्रबल रेशे होंगे। यानी कि जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं वह प्राकृतिक की तुलना में प्रबल होते हैं। फिर बात करते हैं एक्रिलिक यानी कि पॉलीएस्टर रेशे की। तीसरे नंबर पर रेशा। यह रेशा एस्टर नामक बहुत सारी एकलक की पुनरावृत्तियों द्वारा बनता है।
नाम से पता चल रहा है पॉली एस्टर, यानी बहुत सारे एस्टर आपस में जुड़ते हैं। गुणधर्म क्या है? यह सपाट रहता है। सपाट का मतलब इसमें सल नहीं पड़ते, धुलने में आसानी रहती है, और टेरिलीन जो है वह एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न बनता है पीईटी की फुल फॉर्म क्या है? तो पी का मतलब पॉली, ई का मतलब एथिलीन और टी का मतलब टरथेलेट। अब पेट कहाँ काम आता है? पानी की बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, टिफ़िन बॉक्स बनाने में, फिल्म बनाने में, तार बनाने में इत्यादि में यह काम आते हैं। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर जो है वह एक प्रकार के रसायन है जो फलों को गंध प्रदान करते हैं। इससे फलों को गंध मिलती है। पॉलीकोट में कौन कौन से रेशे मौजूद होते हैं? पॉली में पॉलीएस्टर और कोट में कॉटन। पॉलीवूल में क्या क्या होते हैं? तो पॉली में पॉलीएस्टर और वूल में वूलन यानी कि ऊन। कृत्रिम ऊन के समान दिखने वाला रेशा कौन सा है? यहाँ प्रश्न बनता है। तो उसका नाम है एक्रिलिक या ऑर्लोन कहते हैं उसे, और इसीलिए रंग बिरंगे स्वेटर मार्केट में इसके अभी चल रहे हैं। फिर बात करते हैं प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशों की तुलना की। एक तरफ प्राकृतिक, एक तरफ कृत्रिम। कृत्रिम में मैंने कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्राकृतिक पढ़ाऊंगा तो आप जस्ट उसका उल्टा इधर इमेजिन करिएगा। प्राकृतिक रेशे जलने पर शरीर से नहीं चिपकते हैं। अब सोचो इधर क्या होगा, इसका उल्टा। कृत्रिम रेशे जलने पर शरीर से चिपक जाते हैं। प्राकृतिक रेशे भारी होते हैं तो कृत्रिम हल्के होते हैं। प्राकृतिक रेशे कम चमकीले होते हैं या अधिक चमकीले होते हैं। इनमें सलवटें पड़ जाती है, इनमें सलवटें नहीं पड़ती। प्राकृतिक रेशों में सूक्ष्म जीव पड़ के इन्हें नष्ट कर देते हैं, जबकि कृत्रिम तो रसायन है, इसमें नहीं पड़ते। यह प्राकृतिक रेशे पानी ज़्यादा सोखते हैं, कृत्रिम ज़्यादा नहीं सोखते। प्राकृतिक रेशे देर से सूखते हैं, कृत्रिम जल्दी सूख जाते हैं। प्राकृतिक रेशे पसीना ज़्यादा सोखते हैं, लेकिन कृत्रिम पसीना बहुत कम सोखते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र ठंडक महसूस करवाते हैं, जबकि कृत्रिम वालों में इतनी ठंडक नहीं रहती। प्राकृतिक रेशा महंगा आता है, जबकि कृत्रिम सस्ता आता है। फिर बात करते हैं हम अगला जो है इसमें कंटेंट, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है जो बहुत सारी छोटी छोटी एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्लास्टिक में मौजूद एकलक इकाइयाँ आपस में या तो रेखीय क्रम में जुड़ी होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, या फिर तिर्यकबद्ध का मतलब होता है क्रॉस कनेक्शन हो सकता है इनका। प्लास्टिक को पिघलाकर किसी भी प्रकार में आकार में सांचे में ढाला जा सकता है और पतले तार भी इसके बनाए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं प्लास्टिक के प्रकार के बारे में कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किन्हें कहते हैं? वह प्लास्टिक जिन्हें आसानी से सांचे में ढाला कर बार बार नई नई आकृतियाँ बनाई जा सकती है। और थर्मोसेटिंग जस्ट उसका अपोजिट होगा कि एक बार कोई वस्तु बन जाती है तो उसके पश्चात उससे कोई अन्य वस्तु वापस नहीं बनाई जा सकती। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। अब प्लास्टिक जो है वह क्या क्या गुणधर्म रखता है? प्लास्टिक के बहुत सारे गुणधर्म हैं। वजन में हल्का होता है, धातु की तुलना में सस्ता होता है, इस पर जंग नहीं लगता है, धोने में आसान होता है, चिर स्थायी होता है यानी कि इसकी आयु लंबी होती है, पारदर्शी होता है, लचीला होता है, जल व वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, यह विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का ही क्या कुचालक होता है। फिर है प्लास्टिक के उपयोग के प्लास्टिक के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। पॉलीथीन का उपयोग थैलियाँ बनाने में किया जाता है। पीवीसी का उपयोग पाइप, टंकी, जूतों के शॉल यानी कि तली बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का उपयोग अग्निशामक वस्त्र का ऊपरी परत बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का उपयोग बर्तन के हत्थे बनाने में, स्विच बोर्ड बनाने में और बैटरी के कवर बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन की परत चढ़ाने में किया जाता है। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक दो प्रकार के पर्यावरण के साथ क्रियाएं दर्शाते हैं। एक है जैव निम्नीकरणी, एक है अजैव निम्नीकरणी। तो प्लास्टिक इसमें से कौन सी क्रिया दर्शाएगा? पर्यावरण में क्रियाएं तो दो चलती है। तो जैव निम्नीकरणी किसे कहते हैं?
जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ, इसमें समय कम लगता है और ये सभी पदार्थ जो होते हैं वह खाद में बदल जाते हैं। अजैव निम्नीकरणी में यह प्राकृतिक घटना द्वारा तथा जीवाणु द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, वो पदार्थ इसमें आते हैं। इनमें अपघटन में कई वर्ष लग जाते हैं और मिट्टी जो होती है इनसे प्रदूषित हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। जैसे इनके उदाहरण कौन है? फल, सब्जी, रुई, मांस के टुकड़े, रक्त, भोजन, कपड़ा, लकड़ी, पत्तियां, गोबर, मृत शरीर, ऊन, रेशम, ये सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद बना लिए जाते हैं। लेकिन धातु, कांच, प्लास्टिक का सामान, यह सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको अपघटन नहीं कर पाते, इसलिए ये लंबी अवस्था तक यूं के यूं पर्यावरण में बने रहते हैं। तो अब प्लास्टिक से पर्यावरण को क्या है? तो प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, बीमारियां फैलती है, पशुओं की प्लास्टिक निगलने से मृत्यु हो जाती है। हम अगर प्लास्टिक का सेवन गलती से कर लें, जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल में गरम गरम पानी भर लिया, फिर प्लास्टिक तो उसमें घुल जाएगा, थोड़ी सी मात्रा में, हमें दिखेगा नहीं। उस पानी का सेवन करने से हमारी आंतों में कैंसर हो सकता है। अगर प्लास्टिक को जला दें तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। और प्लास्टिक पर्यावरण का हितैषी नहीं है, यानी कोई मित्र नहीं है, यह तो उसको पर्यावरण को दूषित करता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। वह रेशों से बनी हुई वस्तुएं, जैसे अभी कपड़े की जो पॉलीथीन बैग आ रहे हैं, कपड़े के बने हुए आ रहे हैं, उनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अब बात करते हैं हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए 5R सिद्धांत क्या है। जो पुरानी बुक है 8th की, उसमें 4R सिद्धांत दिया गया है, लेकिन अभी जो NCERT की नई बुक आई है उसमें 5R सिद्धांत दिया गया है। अब ये 5R जो होते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और इनका कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में। पहला R, 5R में से पहले R का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ होता है उपयोग कम कीजिए, यानी हमें प्लास्टिक का उपयोग जहाँ तक संभव हो सके बहुत ही कम करना चाहिए। दूसरा R जो आता है उसका मतलब होता है रीयूज़। रीयूज़ का अर्थ है पुनः उपयोग कीजिए। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि आप मार्केट गए, आपने कोई सामान खरीदा और वहाँ दुकानदार ने आपको एक पॉलीथीन दी, तो उस पॉलीथीन को आप संभाल करके रखिए और वापस उसी को यूज़ में लीजिए। इसे कहते हैं रीयूज़। तीसरा R का जो मतलब है वो है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण करें। यानी पुराने जितने भी प्लास्टिक के जो सामान टूट फूट चुके हैं उनको पिघला करके वापस से उससे नई सामग्री बनाना, वह कहलाता है पुनः चक्रण करना। चौथे R का जो मतलब होता है वो होता है रिकवर। रिकवर का अर्थ है पुनः प्राप्त करना, यानी आपको वही जो रिसाइकल होकर चीज़ें आपके पास आई है उन्हें आप पुनः प्राप्त करें और उनका उपयोग करें। और जो 5R जो है उसका मतलब होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का अर्थ होता है कि आप प्लास्टिक का उपयोग कतई नहीं करें, कभी ना करें, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण का हितैषी नहीं है बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसी के साथ पाठ 3 कक्षा 8 का समाप्त होता है।